सारे दोस्त बिना सोचे समझे घर के बाहर से जाती सीढ़ियों से होते हुए छत पर पहुंच गए। सबसे पहले वेदांत छत पर पहुंचा। नायरा, उसने आवाज़ लगाई पर नायरा ने उसकी ओर नहीं देखा। वो छत के किनारे थी और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बहुत कमज़ोर भी लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, होठ सफ़ेद पड़ गए थे। लग रहा था जैसे उसके चेहरे का नूर पूरी तरह से गायब हो गया हो। नायरा, बाकी सब ने भी जब आवाज़ लगाई तो नायरा ने उनकी ओर देखा, पर उसकी वो खूबसूरत आंखें मानो बेजान सी हो गई थी। नायरा, क्या कर रही हो? नीचे आ जाओ, रुद्र चिल्लाया, पर उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई। नायरा, नायरा क्या सोच रही हो? नीचे आओ, आर्यन भी घबराकर बोला। सब उसे नीचे उतरने की रिक्वेस्ट करने लगे। नायरा मानो उनकी बातें सुन ही नहीं रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी। वेदांत, वेदांत मेरी बात सुनो, उसे बुलाओ, उसे नीचे उतारो। आरव ने वेदांत को आगे भेजा। नायरा, नायरा, नायरा प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मेरी तरफ देखो। मैं हूँ वेदांत। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मुझे अपना हाथ दो प्लीज़, प्लीज़ अपना हाथ दो। उसने नायरा की तरफ हाथ बढ़ाया। अब जाकर नायरा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। वेदांत, उसने एकदम धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, हाँ मैं वेदांत हूँ, नीचे आओ प्लीज़, अपना हाथ दो। वेदांत ने बड़े प्यार से कहा। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वेदांत के हाथ में दे दिया। वेदांत ने तुरंत उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसके पास आया। उसने उसे अपने पास खींच लिया। उसी के साथ नायरा नीचे गिर आई, पर वेदांत ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। नायरा के चेहरे के भाव अचानक ऐसे बदले मानो उसे अब जाकर होश आया हो। सब भागकर उसके पास आए। नायरा को सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आई, पर आर्यन ने उसे वेदांत से दूर किया और उसे अपनी ओर पलटा। नायरा क्या कर रही थी तुम? उसके सवाल का जवाब नायरा के पास नहीं था। नायरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। आर्यन शांत हो जाओ। आरव ने उसे शांत किया और नायरा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया और बोला। नायरा, सब ठीक है ना? तुम यहाँ कैसे आई? याद नहीं। उसने अपना सिर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आरव ने उसे शांत करते हुए कहा और गले लगा लिया। वो सब उसे शांत कर वापस उसके कमरे में ले गए। कुछ देर बाद अब नायरा कुछ ठीक लग रही थी। उसने सबकी ओर देखा तो सब उसके लिए परेशान थे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम सब बहुत डर गए। ऐसा मत कहो नायरा, तुम हमारी दोस्त हो, पर एटलीस्ट हमें बताओ तो सही कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। माया बोलने लगी। हाँ नायरा, अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ हम सबसे शेयर करो, क्योंकि अब हम तुम्हें और ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, शिवानी ने भी कहा। तभी काव्या ने नायरा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली। नायरा, सबकी तरफ देखो, देखो सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। एटलीस्ट वेदांत के बारे में सोचो। तुम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है। ऐसे में तुम्हारा ऐसे बर्ताव करना वेदांत को बहुत दुख दे रहा है। काव्या की बातें सुनकर नायरा ने वेदांत को देखा। वो भी उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। वेदांत, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं ठीक हूँ। नायरा ने कहा। ठीक हो तो ये अभी अभी जो हुआ वो क्या था नायरा? नायरा प्लीज़, प्लीज़ अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नायरा, हम सब भी हैं तुम्हारे साथ देने के लिए, रुद्र भी बोला, पर जब तक तुम कुछ बताओगे नहीं हम परेशान होते रहेंगे। आरव ने भी कहा। प्लीज़ नायरा, अगर कोई परेशानी है तो बता दो। आर्यन ने भी कहा। दोस्तों मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ दिन से मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे थे, उन्हीं से परेशान हूँ। बुरे सपने? वो सब हैरान हो गए। तभी वेदांत को सगाई वाली रात याद आई। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि नायरा को कौन से बुरे सपने सता रहे हैं। इसलिए वो नायरा के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें, खुद से भी ज़्यादा? उसने बेझिझक कह दिया। तो इस बार भी भरोसा करो, अब जब मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। ये बुरे सपने भी जल्दी ही तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे। वो सुनकर वो हल्की सी मुस्कुराई। और जो बाकी बचा उसे हम गायब कर देंगे, आर्यन भी बोला। नायरा ने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा और उन्हें पास बुलाया। जैसे ही वो पास आए
वो उनके गले लग गई। थैंक यू सो मच, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। ये तो अभी शुरुआत है, हमारा साथ ज़िंदगी भर का है। रुद्र बोला, मैं तो मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। देखना, भूत बनकर आऊँगा और तुम्हें परेशान करूँगा। आर्यन की बात पर नायरा हंस पड़ी। ऐसे ही हमेशा हंसती रहा करो, क्योंकि तुम्हें हंसता देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है, आरव ने कहा। तभी वेदांत बोला, चलो एक बात का तो मुझे सुकून है। अगर कभी ऐसा हो कि मैं तुम्हें खुश ना रख सकूं, तो मेरे मेरे ये सारे दोस्त तुम्हें आसानी से हंसा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि तुम मुझे खुश ना रख सको, नायरा ने तुरंत वेदांत से कहा। वो सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। तभी एकदम से वहाँ मौजूद सबके ही फ़ोन बजने लगे। शायद उन्हें कोई मैसेज रिसीव हुआ था। पर जैसे ही सबके फ़ोन एक साथ बजे, सब हैरान हो गए और अपने अपने फ़ोन निकाल कर देखने लगे। शायद सबको ही एक ही इनविटेशन रिसीव हुआ था, जिसे वो सब एक दूसरे को दिखाने लगे। क्या हुआ? नायरा ने सबसे पूछा। इनविटेशन आया है, आर्यन ने कहा। इनविटेशन? ब्लॉसम ऑफ लव का इनविटेशन, आर्यन ने कहा। क्या? मिस्टर रजावत के आर्ट म्यूज़ियम का सबसे खास पेंटिंग एग्जीबिशन कल से स्टार्ट हो रहा है। ब्लॉसम ऑफ लव उसी का इनविटेशन है, वेदांत ने जैसे ही कहा। नायरा की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन मुझे इनविटेशन क्यों, और मेरा नंबर उन्हें कैसे मिला? काव्या के सवाल पर सबको सच में हैरानी हुई। सेम सवाल मेरे मन में भी है। मुझे और आरव को ये इनविटेशन क्यों? हम तो उसे ठीक से जानते भी नहीं, रुद्र ने कहा। शायद उनकी पीआर टीम ने किया होगा, उनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं। वैसे तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें इनविटेशन मिला है। मैंने बहुत सुना है ब्लॉसम ऑफ लव के बारे में, आर्यन बोला। नायरा, क्या तुम्हें भी इनविटेशन आया है? शिवानी ने पूछा। पता नहीं, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, नायरा ने झूठ कह दिया। मुझे लगता है उन्होंने नायरा को भी इनविटेशन भेजा होगा, आर्यन बोला। हमें वहाँ जाना चाहिए नायरा, वेदांत के कहते ही नायरा झट से बोल पड़ी। नहीं। उसके इतने जल्दी जवाब देने से सब हैरान हो गए। मेरा मतलब है कि मैं आराम करना चाहती हूँ। अगले हफ्ते शादी है, मेरा जल्दी ठीक होना ज़रूरी है ना। वैसे भी ये एग्जीबिशन मेरी शादी से बढ़कर नहीं है, उसने झूठ कह दिया। लेकिन नायरा, तुम कितने दिनों से घर से बाहर नहीं गई, हमारे साथ चलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, माया उसे समझाते हुए बोली। माया, कोई बात नहीं, इसे आराम करने दो, वेदांत ने जैसे ही कहा। नायरा को उससे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वो किसी भी हालत में फिर से जैन का सामना नहीं करना चाहती थी। अगले शाम में जैन रजावत का शानदार आर्ट म्यूज़ियम शहर के केंद्र में अपने शान बिखेर रहा था। उसकी विक्टोरियन शैली और आधुनिक डिज़ाइन का संगम हर किसी को मोहित कर रहा था। रात की रोशनी में उसकी दीवारें और कांच के पैनल जगमगा रहे थे। अंदर प्रवेश करते ही सोने के झूमर और उनकी रोशनी से सजा विशाल हॉल हर किसी का ध्यान खींच रहा था। रास्ते से होते हुए भी रखे गए बेमिसाल और शानदार स्कल्पचर्स प्रदर्शनी की भव्यता बढ़ा रहे थे। पर सबसे खास थी ये आज की थीम पेंटिंग्स। कोई भी उनसे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। शहर के बड़े कलाकार, व्यापार जगत के दिग्गज और नामचीन हस्तियां वहां जुटी थी। हर कोई वाइन के गिलास के साथ पेंटिंग्स को निहारते हुए उनकी गहराई में डूबने की कोशिश कर रहा था। सारा हॉल उन लाल और गुलाबी रंग की शानदार पेंटिंग से उसी रंग में रंगा गया था। जैन की शान तो आज देखते ही बन रही थी। अपने मैरून सूट में वो बेहद हैंडसम दिख रहा था। लड़कियां तो बस उसकी एक नज़र पाने के लिए तरस रही थी। वेदांत, आर्यन, रुद्र, काव्या और आरव ने जैसे ही संग्रहालय में प्रवेश किया, लोगों की नज़रें उन पर टिक गई। वेदांत काले सूट में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके दोस्त भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आर्यन के हाथ में माया का हाथ था, आरव के हाथ में काव्या का और रुद्र के हाथ में शिवानी का। उनके साथ मनीष जी और नीता जी भी थे।
वो लोग जैसे ही अंदर दाखिल हुए वहाँ की खूबसूरती और रौनक देखकर हैरान हो गए। जैन अपने खास मेहमानों से बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र वेदांत पर गई और वो एकदम से रुक गया। उसने दूर से ही सबको देखा। शायद उसकी नज़र सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी, नायरा का चेहरा, पर उसे कहीं ना देखकर उसके माथे पर एक शिकन आ गई। तभी उन सबकी नज़र जैन पर गई। वो देखकर जैन ने तुरंत अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाई। वो उन सब के पास आया और उन्हें बढ़िया तरीके से ग्रीट किया। उन्हें आज के आर्टिस्ट से भी मिलाया। तब जाकर धीरे से पूछा, मिस्टर खुराना, आपकी फियोंसे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने अपनी पीआर टीम को कहा था कि आप सबको स्पेशल इनविटेशन भेजे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आज नहीं आ सकी। वेदांत ने तुरंत कहा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? यस, वेदांत ने कह दिया। पर काव्या जैन को थोड़े अजीब ढंग से देख रही थी, मानो उसके मन में झांकने की कोशिश कर रही हो। उनसे मिलकर जैन मंच पर गया। उसने एक ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए भीड़ को संबोधित किया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की रात सिर्फ आर्ट का नहीं, इमोशंस का भी जश्न होने वाला है। ब्लॉसम ऑफ लव प्यार के अलग अलग पहलुओं को दिखाने की एक छोटी सी कोशिश है। हर पेंटिंग एक कहानी कहती है और मैं आपको इन्हें महसूस करने के लिए इनवाइट करता हूँ। प्लीज़ चेयर्स टू आवर ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। उसने नीचे खड़े आर्टिस्ट की ओर देखकर कहा। उसी के साथ सबने अपने ग्लासेस उठाए और तालियों की गूंज के बीच जैन ने अपने भाषण का समापन किया। सब लोग फिर से पेंटिंग्स देखने में जुट गए, पर वो खुद रेस्टरूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो लोगों की नज़रों से दूर हुआ, उसके चेहरे की मुस्कान गहरे गुस्से में बदल गई। कुछ देर बाद गुस्से में चिल्लाते हुए जैन ने जोर से रेस्टरूम की बेसिन पर हाथ पटका। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा और पानी एक साथ दिखाई दे रहे थे। नायरा, कब तक, आखिर कब तक मुझसे भागोगी? मैं तुम्हें हर हाल में पाकर रहूँगा। उसने आईने में देखकर खुद से ही कहा, लेकिन ये सिर्फ कहना नहीं लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ घटिया खेल चल रहा था। कुछ देर बाद जैन ने अपना चेहरा साफ किया और सामान्य होने की कोशिश की। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। वो बाहर आया और सीधे वेदांत के पास गया। इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ था। वहाँ के कॉर्नर में एक खास पेंटिंग थी जो बार बार वेदांत, आरव, आर्यन और रुद्र का ध्यान खींच रही थी। वो चारों उसके सामने जाकर खड़े थे और उसे बड़ी बारीकी से देख रहे थे। तभी जैन उनके पास आया। इस पेंटिंग को आर्टिस्ट ने बॉर्न बाय फेट नाम दिया है। उसकी आवाज़ सुनते ही सबने उसकी ओर देखा, पर उसकी नज़र उस पेंटिंग पर थी। ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये उन आत्माओं को दिखाती है जो एक लाल धागे से बंधी है। रेड थ्रेड ऑफ फेट, यू नो? यस यस वी डू, आर्यन तुरंत बोला। लेकिन उनके बीच छिपी ये काली परछाइयाँ देख रहे हो, ये उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही है। उसकी बात सुनकर सब उस पेंटिंग को और भी ज़्यादा गौर से देखने लगे। उन्हें ये पेंटिंग देखकर वो सब याद आ गया जो उन्हें रेखा जी ने बताया था। एकदम से सबके चेहरों पर चिंता छा गई। तभी जैन अपने ठीक बगल में बैठे वेदांत से बोला, वेदांत, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ? मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और मुझे एक ज़रूरी मैसेज करना है। वेदांत ने बिना किसी शक के अपना फ़ोन उसे दे दिया। जैन ने फ़ोन लिया और थोड़ा साइड आ गया। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में लोग किस्मत की डोर से बंधे होते हैं? आर्यन ने बाकी तीनों की ओर देखकर पूछा। किस्मत की डोर का तो पता नहीं, पर नायरा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो दिल की डोर से बंधा है जो कभी नहीं टूटेगा, रुद्र ने मुस्कुराकर कह दिया। उसकी बात पर सब मुस्कुरा पड़े। वहीं दूसरी ओर जैन ने वेदांत के फ़ोन में नायरा का नंबर ढूंढकर उसे एक मैसेज सेंड कर दिया। कुछ ही देर में उस ओर से एक छोटा सा जवाब आया, ओके। वो देखते ही जैन के होठों पर तिरछी मुस्कान खिल गई। उसने वो मैसेजेस डिलीट कर दिए और फ़ोन वापस कर दिया। अंदर ही अंदर उसकी आंखों में एक शातिर मुस्कान झलक रही थी। नायरा, अब तुम्हारा मेरे पास आना तय है, उसने कुटिलता के साथ कहा। नायरा देर रात
घर से बाहर निकली थी। घर से बाहर निकल वो पास ही के एक छोटे से गार्डन में आ पहुंची। वहां मौजूद लाइट्स की वजह से अंधेरा तो नहीं था, पर ठंडी हवा चल रही थी। फूलों से घिरे उस गार्डन में हर चीज़ इतनी शांत थी कि उसे अपनी धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। साथ देने के लिए कीड़ों की आवाज़ें भी थी, पर शायद नायरा की नज़र किसी को तलाश रही थी। तभी उसे ठंड की वजह से एक ज़ोरदार छींक आई। इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? घर पर भी तो आ सकता था, वो खराब आवाज़ के साथ बोली। साफ था कि अभी भी उसकी तबीयत खास ठीक नहीं थी। वो चारों ओर देखने लगी, लेकिन किसी का नामो निशान नहीं था। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो मुड़ी और सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी सांसें थम गई। कमाल है, मेरे इतने खास इनविटेशन पर नहीं, लेकिन उसके एक मैसेजेस पर यहाँ इतनी रात को दौड़ी चली आई। जैन एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोला। वो जैन ही था जो वहाँ आ पहुँचा था। नायरा तुरंत एकदम से पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर उभर आया, पर साथ ही हैरानी भी थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही ना कि बुलाया तो तुम्हें यहाँ वेदांत ने था। हाँ, तुम अभी भी वैसी ही हो, बिल्कुल मासूम। इसीलिए तो चाहकर भी मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। वो नायरा की ओर बढ़ने लगा। ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मर गए थे ना? वो कांपती आवाज़ के साथ बोली। मौत? तुम्हें हासिल किए बिना मौत नहीं आएगी मुझे। इसीलिए तो वापस आया हूँ तुम्हें लेने। नायरा एकदम से पीछे मौजूद पेड़ के तने से टकरा गई और जैन ने झट से उसे दबोच लिया। पागलों की तरह तुम्हें तलाशता रहा, और मैं अब जब तुम मिली हो तो किसी और की होना चाहती हो। ये तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा नायरा। उसने उसकी बाँह को कसकर पकड़ लिया। तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस बार तुम्हें हरगिज़ नहीं खो सकता। उसकी वो भयानक आंखें देखकर नायरा का दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नायरा ने उसे धक्का दिया और वहाँ से भागने लगी, पर तभी जैन ने उसे पकड़कर वापस उसे पीछे पेड़ के तने पर पटक दिया और उसके सामने आ गया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो वेदांत, वो चिल्लाने लगी, पर जैन बुरी तरह हंस पड़ा। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। वेदांत, उसके अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? वो एकदम से चिल्ला पड़ा, जिससे नायरा सहम गई। क्या है उसमें जो मुझे छोड़कर उससे शादी करने जा रही हो? इस बार उसका गुस्सा और आंखें देखकर ना जाने नायरा को क्या हुआ, पर उसने उसे दूर धकेलते हुए जवाब दिया, मैं प्यार करती हूँ उससे। यह सुनकर जैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कसकर नायरा के बाल पकड़ लिए। प्यार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो, सिर्फ मुझसे। जैन, वो दर्द से चिल्लाने लगी। 5 साल पहले मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ वो सब करके मैं तुम्हें पा लूँगा। बावजूद इसके तुम मुझसे दूर भाग गई, पर इस बार ऐसा नहीं होने दूँगा। उससे शादी करना चाहती हो ना? मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूँगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम्हारे वेदांत और उसके परिवार का वो हाल करूँगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। उसके ऐसा कहते ही नायरा अपना दर्द भूल सा गई। सोचो क्या होगा अगर सबके सामने ये बात आ जाए कि जिस लड़की से वेदांत खुराना की शादी होने वाली है, जो लड़की खुराना खानदान की बहू बनने वाली है, वो पहले से ही मेरे साथ एक रात बिता चुकी है। उसकी बातें सुनकर नायरा के अंदर कुछ मरने सा लगा। बेचारे खुराना, उन सब की क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने। सारी दुनिया के सामने तमाशा बन जाएगा। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी आ गई। ये झूठ है, तुमने मेरे साथ। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों पर, जब खुद जैन रजावत सबके सामने कहेगा कि मैं इस लड़की के साथ सो चुका हूँ, तो लोग तुम पर भरोसा क्यों करेंगे? वेदांत को मुझ पर भरोसा है। वो रोते हुए बोली,
पर जैन हंस पड़ा। ओ माय इनोसेंट डार्लिंग नायरा, तुम कितनी भोली हो। भले ही उसे तुम पर भरोसा हो, पर किस किस के सवालों के जवाब देता फिरेगा वो। क्या होगा उसका और उसकी फैमिली की रेपुटेशन का। बेचारे किसी को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहेंगे। वो हंसते हुए बोला, मैं खुद बताऊंगा ना सबको, सबको बताऊंगा उस हसीन रात की सच्चाई, क्योंकि मैं तो उसे आज भी एक हसीन रात ही समझता हूँ। एक ऐसी हसीन रात जिसे मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगा। वो अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को छूकर बोला, पर नायरा को उसके छूने से भी घिन आ रही थी। वो उसे छूटने के लिए छटपटा रही थी। ये देखकर जैन बोला, तुम बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी और किसी की नहीं। नायरा ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने ही डर के आगे वो कमज़ोर पड़ रही थी। कम ऑन बेबी, ऐसे डरो मत मुझसे, तुमने तो मुझे वेलकम किस भी नहीं दी। वो सुनते ही नायरा की रूह कांप गई। वो छटपटाने लगी, सुबकने लगी, पर उसकी आवाज़ मानो गायब सी हो गई हो। डोंट वरी, आई एम नॉट गोना हर्ट यू। वो उसे कसकर पकड़कर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाने लगा। अपने होठ नायरा के होठों पर रखने ही वाला था कि किसी ने उसे ज़ोर से किक किया। नायरा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वो उससे दूर हट गया। उसने पलटकर देखा तो सामने एक नौजवान खड़ा था। नायरा ने भी देखा तो सामने खड़े अमन को देखकर हैरान हो गई, पर कोई कुछ समझ पाता तभी अमन तेजी से जैन के पास गया और उस पर किसी चीज़ से ऐसा हमला किया कि जैन की आंखें बाहर आने को हो गई। उसकी एक दर्द भरी आह नायरा ने भी सुनी, पर जैन ने हैरानी से अमन की ओर देखा, जिसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। वो जैसे ही जैन से अलग हुआ, नायरा ने उसके हाथ में एक पॉकेट नाइफ देखा जो इस वक्त खून से सन गया था। जैन के पेट में उसी नाइफ से एक गहरा घाव हो गया था, जिससे खून बहने लगा। जैन ने तुरंत उसे अपने हाथ से दबा दिया। अमन ने फिर से उस पर वार करने के लिए नाइफ घुमाया, लेकिन जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने सिर से सीधा उसके चेहरे पर मारा। उसी वक्त उसके हाथ से वो चाकू भी छूटकर नीचे गिर गया और उसकी नाक और होठों से खून निकल आया। पर वो फिर से जैन को मारने लगा, लेकिन पेट में इतने गहरा घाव होने के बावजूद वो अमन को रोकने लगा। नायरा नीचे पड़ी बदहवास ये सब देख रही थी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अमन का चेहरा गुस्से से लाल था, मानो वो उसे जान से मार देना चाहता हो। अबे आखिर तू है कौन? जैन दर्द से चिल्लाया। वही जिसकी बहन को मारकर दफना आया था तू। अमन ने चिल्लाते हुए उसे ऐसी लात मारी कि वो दूर जा गिरा और दर्द से कराहने लगा। पर जैसे ही अमन फिर से उसके पास आया, उसने नीचे पड़ी मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में डाल दी और मौका देखकर लड़खड़ाते हुए वहाँ से भाग निकला। अमन चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया, पर जैसे ही उसे सब नज़र आने लगा, सबसे पहले उसे ज़मीन पर बैठी नायरा दिखाई पड़ी, जिसकी सांसें तेज चल रही थी। अमन ने पीछे जाना छोड़ा। वो अपना गुस्सा भूलकर नायरा के पास आया। नायरा, तुम ठीक हो ना? अचानक उसकी आवाज़ मुलायम हो गई, पर उसे देखकर नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन वो उससे लिपटकर रोने लगी। कुछ नहीं होगा नायरा, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक है। उसने नायरा को गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।